फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी एजू मंत्रा। आज हम उषा प्रियंवदा व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम प्रसिद्ध हिंदी लेखिका उषा प्रियंवदा के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आगे चलते हैं। इसके पहले मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। हमारे उषा प्रियंवदा व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में हमारा क्लास शुरू करेंगे। आगे चलते हैं। कि सभी विधाओं में अपनी कलम का जादू दिखाया है। आज विश्व में जहां जहां किसी साहित्य का लेखन हो रहा है, वहां वहां महिला लेखिकाएं भी अपनी सशक्त कलम के साथ मौजूद है। उषा प्रियंवदा हिंदी की उन महिला कथाकारों में जिन्होंने कथा लेखन में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बन लिया है। उनके जीवन के वेदना और दलित भावनाओं को रचनाओं में हम देख सकते हैं। उषा जी ने जीवन में अनेक संघर्ष किए, नारी जीवन की विडंबनाओं को भोगा और नारी वेदनाओं को अपने साहित्य के माध्यम से पाठक समाज के सामने रखा। उनका व्यक्तित्व सरल एवं मिलनसार है। उषा जी ने बचपन से ही नारी वेदना और विडंबनाओं को विविध रूप में देखा था, इसलिए यही बात आगे चलकर उनके साहित्य का केंद्र बन गई। इनकी रचनाओं में भारतीय और यूरोपीय परिवेश दोनों ही प्रदर्शित होते हैं। उन्होंने हिंदी भाषा में साहित्य की अनन्य सेवा की है। मैं यहाँ पर ऐसी राष्ट्रभाषा प्रेमी, देश प्रेमी और विदुषी नारी उषा प्रियंवदा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना चाहते हूँ। उषा जी का जन्म कानपुर के संभ्रांत कायस्थ परिवार में 25 दिसंबर 1930 में हुआ था। आपकी माता का नाम प्रियंवदा है। अपने लेखन में उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण अपने हल्के फुल्के नाम उषा के साथ माँ का नाम जोड़ लिया था। तब से उषा प्रियंवदा कहने लगी। प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट की उपाधि लेने के उपरांत इन्होंने वही अल्पकाल तक स्नातक स्तर पर बर्नार्ड शॉ भी पढ़ाया। तदुपरांत दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उषा जी अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के कारण फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्राप्त कर अमेरिका गई तथा ब्लूमिंगटन इंडियाना में 2 वर्ष तक पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन करने के उपरांत 1964 to 2002 विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन के दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में अध्यापन करती रही। संप्रति अमेरिका में रहते हुए स्वांत सुखाई अध्ययन लेखन में संलग्न है। उषा जी का कथा साहित्य विपुल एवं बहुवर्णीय है। इनकी 1960 में नई कहानियों में प्रकाशित वापसी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में पुरस्कृत भी किया गया। इन्होंने 2007 में पद्म भूषण और डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लंबे समय से विदेश में रहने के कारण उषा जी के लेखन पर पाश्चात्य संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। आगे हम उषा जी के कहानी संग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है फिर बसंत आया। उनका पहला कहानी संग्रह है फिर बसंत आया। यह 12 कहानियों का संग्रह है। इसमें पारिवारिक जीवन की विविध अनुभूतियों का सहज चित्रण अंकित किया गया है। नारी जीवन का विश्लेषण करते हुए लेखिका ने इस कहानी संग्रह में वैवाहिक जीवन की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। अगला है जिंदगी और गुलाब के फूल। उनका दूसरा कहानी संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल। इस कहानी संग्रह में भी 12 छोटी छोटी कहानियों को रखा है। इनमें आधुनिक बोध का चित्रण मार्मिक ढंग से किया है। प्रस्तुत कहानी व्यावहारिक स्तर पर एक औसत मध्यवर्गीय परिवार के परिस्थितियों में बदलाव के साथ आपसी संबंधों में आने वाली दरार की कहानी है। बात है कि इनमें विवाहित
दंपतियों के बीच तथा कथित प्रेम नहीं केवल संबंध है। अगला है एक कोई दूसरा। उनका तीसरा कहानी संग्रह है। यह कुल 7 कहानियों का संग्रह है। इस कहानियों में वैज्ञानिक एवं सामाजिक मूल्यों का अंकन किया गया है। उषा जी की एक कहानी संग्रह उनकी लंबे अमेरिका प्रवास की उपलब्धियां है। वे विदेश में रहकर भी आध्यात्मिक रूप से अपने मूल परिवेश से कितनी अधिक जुड़ी हुई है, एक कहानी संग्रह उसी का प्रतिबिंब है। अगला कहानी संग्रह है मेरी प्रिय कहानियां। उनका 14 कहानी संग्रह है। इसमें 5 कहानियां हैं। इन कहानी संग्रह में आधुनिकता को इसके निजी धरातल पर भी आंका जा सकता है। अगला है कितना बड़ा झूठा। उनका 5वां कहानी संग्रह है। एक कुल 8 कहानियों का संग्रह है। इसमें उषा जी ने हिंदू परिवार में व्यस्त घरेलू वातावरण की सहज झांकियां अंकित की है। अगला है शून्य तथा अन्य रचनाएं। उनका 6 कहानी संग्रह है। इसमें 4 कहानियां और 3 यात्रा संस्मरण है। एक कहानी संग्रह में उन्होंने वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों की मानसिकता पर प्रकाश डाला है। यात्रा संस्मरण 55 खंबे लाल दीवारें, बहुत पुराने कैक्ट्स में फूटा हुआ फूल, निवोली में नाचगर, आतिशबाजियां और मार्लिन डिएट्रिक। इन सभी यात्रा संस्मरणों में उषा जी के जीवन से जुड़े विदेशी यात्राएं, लंदन, फिनलैंड और स्वीडन आदि के चित्रण है। अगला कहानी संग्रह है मेरी कहानियां। उनका 7वां कहानी संग्रह है। एक 5 कहानियों का संकलन है। उषा जी की इन कहानियों में आज के भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन में ही रही विसंगति की ओर प्रकाश डाला है। अगला है संपूर्ण कहानियां। उनका 8वां कहानी संग्रह है। इसमें कुछ कहानी संग्रह को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। अगला है वनवास। उनका 9वां कहानी संग्रह है। इसमें 13 कहानियों का एक साथ रखा गया है। इस कहानी संग्रह इनकी मानवीय संवेदनाओं और सरोकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ मुख्य कहानियों को डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला है संबंध। संबंध कहानी में नारी जीवन की व्यक्तिगत समस्याओं का जीता जागता चित्रण किया गया है। इसकी नायिका विवाह को एक अस्थायी समझौता मानती है, जिसमें दोनों पक्ष प्रतिबंध और दायित्वहीन जीवन जीते हैं और जब चाहे अलग हो जाते हैं। परिवार, पति और बच्चों से अविभाज्य रूप से जुड़ी भारतीय पत्नी से भिन्न वह विवाह पूर्व अपने होने वाले डॉक्टर पति से एक प्रेमी, मित्रों और बंधु का रिश्ता रखने की स्वीकृति ले लेती है। अगला है ट्रिप। ट्रिप कहानी की कथावस्तु भी संबंध कहानी से मिलती जुलती है। इनमें केवल इतना अंतर है कि इसमें पासा पलट जाता है और पति ही अपनी होने वाली पत्नी को समस्त दायित्वों से मुक्त करते हुए उसके सामने 2 शर्तें रखता है। पहली, वह अपने अफेयर्स को चुपचाप मैसेज करेगी और दूसरी, वे कोई नए बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उक्त कहानियां नैतिक और पारिवारिक संबंधों में तेजी से आते बदलाव और क्षणबोध को उद्घाटित करने के साथ ही ये भी स्पष्ट करते हैं कि आधुनिकता के पीछे अंधी दौड़ लगाती नारी आधुनिक मूल्यों की अधिवादिता को भी स्वीकृति नहीं देती। प्राचीन और नवीन मूल्यों में से चयन करने में असमर्थ वह उनकी निस्सारता से दुखी, हताश और दुविधा ग्रस्त जीवन जीने लगते हैं। अगला दृष्टिदोष। दृष्टिदोष की नायिका चंदा विवाह से पूर्व अधिवादी कल्पनाओं के हवाई महल बनाती और अपने भावी जीवन के संबंध में ऐसी महत्वाकांक्षाएं पाल लेती है जिनके कारण उसका विवाहित जीवन सुखी नहीं रह पाता। पारिवारिक रिश्तों से असंतुष्ट रहने के कारण वह पहले उन्हें नकार देती है, किंतु बाद में जीवन में पसरा अकेलापन उसे इतना हतप्रभ, अकेला और दुविधाग्रस्त कर ले देता है कि वह अपने ही द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति सशंकित होती है। अगला है सुरंग कहानी। सुरंग कहानी में युवा पीढ़ी आधुनिकता की भड़कन में इतना खो जाती है कि माँ बाप आदि के बारे में
बड़े पूरे परिवार में रहते हुए भी स्वयं को अकेला अनुभव करने लगते हैं। विडंबना यह है कि केवल वही अजनबीपन की अंधी सुरंग में कैद नहीं है, अपितु परिवार के अन्य सदस्य भी अपनी अपनी सुरंगों में बंदी बने परस्पर अजनबी की तरह जीते हैं। संबंधों में आए तनाव और ठहराव को कहानी में इंगित किया गया है। अगला है कितना बड़ा झूठ। कितना बड़ा झूठ कहानी पति पत्नी के विवाहेतर अनैतिक संबंध में भड़काव भरे खोखले और अव्यवस्थित जीवन का चित्रण है। इसी संग्रह के प्रतिध्वनियां कहानी में पारिवारिक विघटन के मूल में पाश्चात्य परिवेश को माना गया है। अगला है वापसी। प्रसिद्ध कहानी है वापसी। वापसी कहानी उषा जी की सर्वाधिक चर्चित रचना है, जिसे प्रोफेसर नामवर सिंह ने 7वें दशक की सबसे नई कहानी माना है। इसमें तदा जिंदगी और गुलाब के फूल के सुबोध की कहानी में पर्याप्त समानता मिलती है। अंदर केवल ये है कि जहां सुबोध आत्मसम्मान के लिए नौकरी छोड़ने पर मानसिक द्वंद्व एवं पीड़ा, उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान भरा जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है, वही वापसी कहानी के गजाधर बाबू के घर से बाहर 35 वर्ष तक नौकरी करने के बाद एक निश्चित आयु में ही सेवानिवृत्त होते हैं, किंतु उनके संस्कारहीन संतानों को वृद्धावस्था में घर लौटा किंतु अर्थोपार्जन न करने वाला पिता बोझ लगने लगता है। उपेक्षा, तिरस्कार और अवहेलना तो उनको नित्य मिलती ही है। घरेलू मामलों में कुछ बोलने कहने का हक भी छीन लिया गया है। लेखिका ने स्पष्ट कर दिया है कि देशी हो या विदेशी, नई पीढ़ी संस्कारहीन, आत्म केंद्रित और स्वार्थी है। उपयोगितावाद और उपभोक्तावाद की लहर उन पर हावी है। उषा जी की औपन्यासिक कृतियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी औपन्यासिक कृतियां भी उनकी कहानियों की तरह ही लोकप्रिय रही है। भारत और अमेरिकी पृष्ठभूमि पर रचित उनके उपन्यासों का ताना बाना अत्यंत व्यापक है। अधिकांश कृतियां मध्यवर्गीय परिवार से जुड़ी आधुनिकता की दौड़ में भागती नारी के अंतर्द्वंद, वैचारिक वैमनस्य के कारण पारिवारिक, सामाजिक, दाम्पत्य संबंधों की टूटन को रेखांकित करती है। ये विघटन पात्रों की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और वे तनाव और अकेलेपन से ग्रस्त हो जाते हैं। वे अपने दीर्घकालीन प्रवासी जीवन में भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, वैमनस्यपूर्ण स्त्रियों के संद्रास भरे जीवन की प्रत्यक्षदर्शी रही है। अगला उपन्यास है, पहला उपन्यास है 55 गंबे लाल दीवारी। उषा जी का पहला उपन्यास है। प्रथम औपन्यासिक कृति होते हुए भी इसमें कलात्मक परिपक्वता, संवेदनशीलता और आधुनिक बोध की परिपूर्णता दिखाई देती है। निम्नवर्गीय भारतीय स्त्री के जीवन के संद्रास और अकेलेपन से उत्पन्न चटपटाहट और मानसिक यंत्रणा, अर्थाभाव के कारण चाहते हुए भी कुछ न कर पाने की विवशता अपने पूर्ण यथार्थ के साथ अभिव्यक्त हुई है। इस उपन्यास में उषा जी ने एक ऐसे लड़की के अंदर मन के द्वार खोले हैं जो अपने परिवार के लिए अपने जीवन की सारी आशा आकांक्षाओं का गला गोंद देती है। अपने उपन्यास अगला रुकोगी नहीं राधिका में वे संपूर्ण जीवन पुरुष सत्ता के अधीन रहने वाली नारी के प्रति पुरुष की मानसिकता को चुनौती देती है तथा वर्तमान संदर्भ में नारी की अस्मिता साबित करने का प्रयास करती है। भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति के मेल से निर्मित उषा जी की राधिका स्त्री मुक्ति का प्रतीक है। इसमें एक साथ पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच की खाई को ही नहीं खोला गया, बल्कि इन संस्कृतियों में दोनों तरफ मिश्रित होने वाले व्यक्ति की नियति और मोहभंग को इसकी मुख्य नायिका राधिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अगला उपन्यास है शेष यात्रा। इसमें नारी संवेदना को दोहरे और नवीन रूप में व्यक्त करता है। यह उपन्यास नारी जीवन के त्रासद स्थितियों का एक ऐसा बयान है जिसे शायद ही किसी सबूत की जरूरत है। 2 खंडों में विभक्त इस उपन्यास में नायिका अनु के जीवन की संघर्ष यात्रा का कलात्मक वर्णन मिलता है।
एक हारी टूटी नारी के अपने साहस और संघर्ष के बल पर नीति को बदलकर सफलता की बुलंदियों को छूने की विजय यात्रा ही है शेष यात्रा। अगला उपन्यास है अंतर्वंशी। विदेशी पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास है। लेखिका ने इसमें भारतीय परिवेश एवं संस्कारों में जन्मी स्त्री की मानसिकता पर पड़े पाश्चात्य परिवेश के गहरे प्रभाव का अंकन किया है। अमेरिका की भोगवादी संस्कृति प्रवासियों की जीवन शैली पर शीघ्र हावी हो जाती है। लेखिका ने भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति की टकराहट तथा अप्रवासियों के जीवन पर पड़ने वाले वहां के प्रभाव का सटीक अंकन किया है। अगला है बया कबीर उदास की भावभूमि नवीन है। बया कबीर उदास उपन्यास की भावभूमि नवीन है। मानवीय आशाओं, निराशाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, शारीरिक पूर्णता से जुड़े विभिन्न प्रश्न एक साथ मिलकर एक बड़ा मुख्य प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न है कि क्या सुंदर भौतिक किंतु कैंसर से पीड़ित नारी को अपना जीवन मनचाहे ढंग से जीने का, उन सब भावनाओं कामनाओं को पालने का उतना ही अधिकार है जितना एक स्वस्थ स्त्री को होता है। सुंदर शिक्षित कथानायिका अमेरिका में निर्भीक और सुरक्षित स्वतंत्र जीवन जीते हुए अचानक कैंसर से ग्रसित हो तीव्र अंतर्द्वंद से भर जाती है। इतना है उनका कथा संसार। निष्कर्ष पर आ जाएंगे। डॉक्टर उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य का केंद्र नारी, उसकी सुख दुखात्मक स्थितियां, अंतर्द्वंद, आकांक्षा तथा पुरुष के साथ उसका संबंध है। दो दूरस्थ राष्ट्र भारत और अमेरिका की विरोधी संस्कृतियों की टकराहट भी इनमें सुनाई देते हैं। विषय की एक रूपता होते हुए भी सजीव यथार्थ परिवेश चित्रण तथा सुगम सुबोध भाव व पात्रानुकूल भाषा शैली के कारण उनकी कृतियां सरस और रोचक है। आजादी के बाद के भारत के बदले हुए मानसिक और सामाजिक परिवेश को हम उषा जी की कहानियों में देख और महसूस कर सकते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उषा जी ऐसा तारा है जो हिंदी साहित्य आकाश को हमेशा के लिए प्रज्वलित करता रहेगा। उन्होंने आधुनिक जीवन की ऊब, चटपटाहट, संद्रास और अकेलेपन की स्थिति को अनुभूति के स्तर पर पहचाना और व्यक्त किया है। धन्यवाद।